गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बैंक फंड वाला चैप्टर, और कल हम लोगों ने जो स्टार्ट किया उसमें मैंने बताया था कि बैंक जो इन्वेस्ट करता है उसका क्या महत्व है, उसी से बैंक पैसा भी कमाता है। उसके तहत हमने बताया था नॉन प्रॉफिटेबल और प्रॉफिटेबल दो तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट होता है। नॉन प्रॉफिटेबल में मैंने कल स्टार्ट किया था कैश रिजर्व, जिसके तहत मैंने जो है 5 पॉइंट डिस्कस किया। लीगल ऑब्लिगेशन, जिसके तहत CRR कैश रिजर्व रेशियो जो रिजर्व बैंक का कहता है 3 to 15%, लोकल बिजनेस कंडीशन, बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपुल, प्रेजेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस एंड नेचर ऑफ अकाउंट। माने इसके तहत ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें जो है जितना ज्यादा बैंक अपने पास वो पैसा जिस पर उसको ब्याज नहीं मिलेगा, अगर कमा नहीं पाएगा तो बैंक को जब ब्याज नहीं मिलेगा, किसी प्रकार का उस पर उसका इनकम नहीं होगा, उसको जो है हमने नॉन प्रॉफिटेबल रखा था। कि कुछ तो लीगल कंपल्सन होता है, कुछ एक कस्टमरी हो जाता है, और कुछ जो है उस लोकल इन्वायरमेंट के वजह से होता है। आज हम लोग चलेंगे जो है इसी के आगे पॉइंट पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग इसको मिटा देते हैं कैश रिजर्व का 5 पॉइंट, क्योंकि आज से हम लोग आगे जो पढ़ने जा रहे हैं उसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा है। 5 पॉइंट हो गया था। छठा पॉइंट जो है हम लोग इस पर चल रहे हैं, वो छठा पॉइंट है आपका साइज ऑफ डिपॉजिट। छठा पॉइंट साइज ऑफ डिपॉजिट। साइज ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कि देखो, अगर अब छोटे छोटे जाओ, गांव में जाओ, छोटे छोटे लोग अकाउंट, बहुत ज्यादा अकाउंट होंगे, लेकिन हर अकाउंट में कम पैसा रहेगा, ज्यादा नहीं है। कोई जैसे गांव में ज्यादा होता है, या जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग होते हैं उनकी भी अपनी मजबूरी, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन 5,000 10,000 छोटे छोटे अमाउंट रखते हैं। तो जितना ही ज्यादा अकाउंट होगा और उसमें पैसा कम होगा, तो वो उनको डे टू डे बेसिस पर कैश की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अब कोई 5,000 रुपया महीना में जमा कर रहा है, हर महीना वो 3,000 निकाल ले रहा है, तो ऐसे समय में बैंक को ज्यादा अपने पास कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। अब वहां पर क्या, बड़े जगहों पर जाइए, बिजनेस हाउस, जहां पर बिजनेस लोकेलिटी में जाइए, वहां के ब्रांच में क्या होता है, या सेविंग बैंक अकाउंट में क्या अगर है, अच्छा जो हाई सैलरी क्लास लोग हैं, वो 5 लाख 10 लाख रुपए जमा तो रोज नहीं निकालेंगे, ज्यादा चेक से ट्रांजेक्शन करेंगे। तो वहां पर अकाउंट कम होगा, लेकिन डिपॉजिट की कैश डिपॉजिट ज्यादा होगा अकाउंट में। ध्यान देना, जब अकाउंट कम हो और कैश डिपॉजिट ज्यादा हो, इन दैट केस बैंक को अपने पास कैश रिजर्व रखने की कम जरूरत पड़ती है। लेकिन अकाउंट ज्यादा है और उस हर अकाउंट में पैसा लोग कम रख रहे हैं, इस दशा में वहां पर बैंक को अपने पास, क्योंकि उनको ऐसे जो लो इनकम ग्रुप लोग होते हैं उनको कैश की अक्सर जरूरत पड़ती है, और वहां पर बैंक को ज्यादा से ज्यादा कैश रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया छठा पॉइंट, साइज ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, अब नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपका है 7वां पॉइंट। क्या कौन सा है? नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। जैसे इसमें देखिए क्या दिया, इफ द बैंक इन्वेस्ट मेजर पोर्शन ऑफ द फंड इन बिल ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटीज जो हमने बताया, शेयर डिबेंचर या अदर ट्रेजरी बिल में, एंड अदर शॉर्ट टर्म लोन। अगर बैंक शॉर्ट टर्म पर्पज से कहीं जमा करता है तो उसको जो है वहां पर द रीजन इज दैट द फंड इन्वेस्टेड इन बिल सिक्योरिटी आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। On the contrary, if a major portion of the bank is invested in the properties and other non-liquid assets, in that case, the bank will have to keep with itself large cash reserve to meet the requirement of the depositor. ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके तहत जो है आपका बैंक अगर सिक्योरिटीज में जमा करता है, जैसे हमने बताया शेयर डिबेंचर ट्रेजरी बिल आदि सिक्योरिटी में जमा करता है, वहां पर बैंक चूंकि वो कहीं जमा किया, साल भर के अंदर पैसा आ गया, फिर बैंक उसको कहीं जो है फिर लगा सकता है, वहां पर तो वो उसको कैश रिजर्व रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो फिक्स एसेट्स के टर्म में सिक्योरिटीज अपने फंड को पैसा लगाते, जैसे किसने बिल्डिंग खरीद ले, जमीन में लगा दे, अब इन दैट केस वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट तुरंत नहीं हो रहा है,
ऐसे दशा में बैंक को जो है अपने पास कैश रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यदि ऐसे सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है जिसका कन्वर्जन तुरंत हो सकता है, तो बैंक नीड नॉट टू कीप द कैश रिजर्व इन द लार्जर क्वांटिटी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द बैंक इज इन्वेस्टिंग इट्स मनी इन टू द फिक्स एसेट्स लाइक द क्या कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, in that case that land and building cannot be converted into cash immediately, because this land and building be sold at the time of the emergency. So in that case the bank will have to keep the larger amount in the cash reserve, on which the bank will not earn any profit, because bank is keeping cash reserve in ideal mode और बैंक को उस पर प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और जिसके वजह से बैंक प्रॉफिट अर्न कर नहीं पाएगा। ये था आपका नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट। अब हो रहा है 8वां, कस्टमरी कैश रिजर्व। क्या है? कस्टमरी कैश रिजर्व। इसके तहत क्या है कि बैंकों का द साइज ऑफ द कैश रिजर्व आल्सो डिटरमाइंड बाय द प्रिवेलिंग कस्टम इन द बैंकिंग कम्युनिटी। कितना रखना पड़ता है? यदि सभी बैंकों ने एक कस्टमरी, एक परंपरा के तौर पर डिसाइड कर दिया है कि हमको, मान लीजिए इसमें एग्जांपल दिया है कि 8% हमको रखना है, ठीक है ना, एक ये यहां पर कोई रूल नहीं है, एक कस्टमरी है जो बिजनेस प्रिवेलिंग बिजनेस कंडीशन को देखते हुए किया जाता है 8%, ठीक है 8%, तो बैंक को 8% जिस पर उसको ब्याज नहीं मिलेगा। अब यहां पर ये गड़बड़ ये हो जाता है, सपोज कर लीजिए बैंक को जो है 6% रखना चाहिए, वो 6% उसकी ऑन डिमांड पूरा कर सकता है, लेकिन बैंक 2% ज्यादा रख रहा है, जो क्योंकि वो चल रहा है, हर आदमी हर बैंक उसको रख रहा है 8%, और बैंक को रखना चाहिए 6% जरूरत के हिसाब से, तो वो 2% जो एक्स्ट्रा रख रहा है उस पर बैंक को ब्याज नहीं मिल रहा है। 6% भी नहीं मिल रहा है, लेकिन 6% जरूरी है क्योंकि ऑन डिमांड लोगों को देना पड़ेगा। अब वो जो बैंक कस्टमरी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अगर जो रख रहा है, उसके आधार पर बैंक को उस पर ब्याज नहीं मिलेगा, और इफ दैट केस बैंक उस पर कोई अर्न नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द मनी मार्केट। ये पॉइंट नंबर 9, स्ट्रक्चर ऑफ द money market. Money market which deal in the working capitals, short-term requirement of the business. That is the money market. And RBI is the regulatory body of the money market. मनी मार्केट क्या होता है? जिसमें हम डे टू डे बिजनेस में जो बिजनेस हाउसेस, कॉर्पोरेट सेक्टर को पैसे की जरूरत पड़ता है उसको डील करता है, जिसका रेगुलेटर कंट्रोलिंग अथॉरिटी आरबीआई होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द एज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी आरबीआई के कमर्शियल बैंक परफॉर्म द प्रोसीजरल वर्क, ठीक है ना। इसमें ध्यान दीजिए, इफ द मनी मार्केट इज वेल डेवलप, यदि हमारे कंट्री का मनी मार्केट बहुत अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा बैंक है, ज्यादा से ज्यादा मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है, उसका परिणाम क्या होता है कि बैंक को जब ज्यादा से ज्यादा आरबीआई बहुत, सेंट्रल बैंक बहुत मजबूत है, हर जगह बैंक है, तो बैंक को ज्यादा अपना पैसा नहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगा हम अपने दूसरे ब्रांच से या दूसरे बैंक से मंगा सकता है। लेकिन अगर बैंक का ब्रांच बहुत कम है या जिस एरिया में कम होता है उस एरिया में बैंक को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है। अब गोरखपुर के शहर में अगर हम लोग बात करें, गोरखपुर के शहर में अगर बात करें तो वहां पर क्या होगा, बहुत ब्रांच है, हमारे यहां बैंक रोड एक नाम ही पड़ गया है, बहुत ज्यादा ब्रांच है, तो वहां पर कैश रिजर्व कम रखो। हमारे यहाँ पास कैश की रिक्वायरमेंट अगर ज्यादा आ गया, लोग डिमांड पैसा मांगने ज्यादा आ गए, हम दूसरे अपने ब्रांच से या दूसरे बैंक से मंगवा सकते हैं। लेकिन रूरल सेक्टर में चल जाओ कि एक ब्रांच है, दूर दूर तक 10-20 किलोमीटर तक कोई ब्रांच नहीं है, तो वहां पर बैंक को जो है अपना ज्यादा से ज्यादा जो है अमाउंट कैश में रखना पड़ेगा, ताकि जब भी लोग मांगने आए उसको पैसा उसको हम दे सके। ये इसलिए मनी मार्केट का मजबूत होना, वेल डेवलप बैंकिंग जो नेटवर्क है वो अगर है, तो वहां पर हमको कैश रिजर्व बैंक को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है 10वां जो है आपका, ये है आपका पॉसिबिलिटी ऑफ द लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक।
ये इसका कोई दिक्कत नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ द लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मिलने की लोन की संभावना क्या है? यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए सेंट्रल बैंक ऑलवेज रेडी टू गिव द लोन टू द कमर्शियल बैंक को ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि रिजर्व बैंक क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के तहत लोन जल्दी नहीं देता है या हाई इंटरेस्ट पर दे रहा है या कुछ कर रहा है, लोन ज्यादा नहीं दे रहा है कमर्शियल बैंक को, इन दैट केस बैंक को अपने पास कैश रिजर्व रखने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। 11वां जो पॉइंट है मैनेजरियल स्किल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैनेजरियल स्किल हमको तो लगता है ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि दिस इज द इरा ऑफ मैनेजमेंट। अगर कोई जो मैनेजर है, जो व्यक्ति डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, उसके पास दूरदर्शी जो फॉरसाइटनेस है, अपना एक्सपीरियंस है, उसको इन्वेस्टमेंट की प्रोसीजर की जानकारी है, उसको बिजनेस कंडीशन की जानकारी है कि इस सिचुएशन में क्या चल रहा है, अगर वो पूरी तरीके से इन चीजों को क्यों है, तो वो जो निर्णय लेता है कि जैसे कहते हैं मैनेजमेंट में कि अगर मैनेजमेंट का जानकार व्यक्ति है तो एक मैनेजर 100 बिजनेस को संभाल सकता है, और अगर जानकारी नहीं है तो 100 बिजनेसमैन भी मिलकर के एक बिजनेस को नहीं संभाल सकते। क्योंकि मैनेजमेंट, जितना अच्छा मैनेजमेंट की जानकारी होगा उतने ही ज्यादा हम कैश हैंडल कर सकते हैं। एमबीए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक चैप्टर में मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वो होता है, आपका एक पेपर होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके तहत कैश मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है कि कैसे कैश को हम रखें कि कैश का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो। क्योंकि ज्यादा कैश रखने का मतलब होता है कि हमको ब्याज नहीं मिल रहा है, और कम कैश रखने का मतलब होता है कि हम कैश की प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो देयर शुड बी बैलेंस, देयर शुड बी इक्विलिब्रियम बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड टू कीप द लिक्विड इन टू द कैश फॉर्म विद द बैंक। यहां पर बहुत कुछ जो आता है जिसके लिए कोई रूल प्रेस्क्राइब नहीं है, दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द बैंक। वो कितना काबिल है। आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का जो है, अभी रिसेंटली कोऑपरेटिव बैंक को रिजर्व बैंक के नियंत्रण में दे दिया गया, और कोऑपरेटिव बैंक का जो अपॉइंटमेंट है वो अब आईबीपीएस जो बैंक का जो एग्जाम लेता है क्लर्क का, उसके तहत ला दिया गया। यानी कि लोकल लेवल पर नहीं होगा, क्योंकि लोकल लेवल पर हो रहा था कि जो व्यक्ति काबिल नहीं है उनका भी अपॉइंटमेंट हो रहा था, जिसका परिणाम हुआ कि इंडिया के करीब करीब सारे कोऑपरेटिव बैंक फेल किए। अब जब रिजर्व बैंक ऐसे उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो जाएगा और उसका एक प्रॉपर सिलेक्शन होगा, तो वहां जब काबिल लोग आएंगे तो वो बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ये हमने ये कहा, ये नहीं कह रहे हैं कि 100% वो सक्सेस ही होंगे, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की तुलना में आप देखिए, आज नेशनलाइज बैंक, अदर बैंक जो रिजर्व बैंक के नियंत्रण में पूरी तरीके से बहुत दिन से काम कर रहे हैं, उनका सक्सेस रेट ज्यादा है, और कोऑपरेटिव बैंक का करीब करीब 100% वो फेल्योर चल रहे हैं। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब हम लोग उन चीजों को करते हैं, तो यहां मैनेजर स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है नॉन इन्वेस्टमेंट वाले में जो है नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में एक दूसरा पॉइंट है डेड स्टॉक। यहां पर डेड स्टॉक, ये कभी कभी जो है बोर्ड में एक अलग से 2 नंबर में पूछा भी है। व्हाट इज द डेड स्टॉक? कैश रिजर्व हो गया, कैश रिजर्व में करीब 11 पॉइंट हो गया। डेड स्टॉक इज द इंडिविजुअल पॉइंट। डेड स्टॉक का मतलब होता है बैंक को जो है बहुत कुछ पैसा ऐसे जगह पर लगाना पड़ता है जिसपे प्रॉफिट नहीं हो सकता है, और वो उसके लिए एक मजबूरी भी है और जरूरत भी है। जैसे बैंक को फर्नीचर भी खरीदना पड़ेगा, बैंक को जो है कुछ पैसा बिल्डिंग में भी लगाना पड़ेगा। अब ये फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग में लगाना, कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करना, ये डायरेक्ट कोई प्रॉफिट अर्न करके नहीं देता है, लेकिन बैंक विल हैव टू इन्वेस्ट द अमाउंट इनटू दिस फॉर्म। अब इसको हम इसको बोलेंगे कि द टर्म डेड स्टॉक रेफर टू दोज नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट विच यील्ड नॉट प्रॉफिट टू द बैंक। बैंक को कोई कमा के नहीं देता। इवन दिस नॉन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आर इसेंशियल फॉर द बैंक। तभी जरूरी है, क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट कैरी ऑन इट डे टू डे बिजनेस। वो रोज रोज का अपना काम नहीं कर सकता बिना इसके। These non-profitable investment include such asset of the bank, building, furniture, stationery. Since such assets cannot be easily sold
इसको जल्दी हम बेच भी नहीं सकते। दे आर ऑल्सो नोन एज द डेट स्टॉक, इसको कहते हैं डेट स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट ये है। तो आज हम लोगों के इस सेशन में नॉन प्रॉफिटेबल जो इन्वेस्टमेंट है उसका हम लोग खत्म होता है। ये दोनों पॉइंट, हर एक पॉइंट को आप लोग इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। हमारे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो जब रिवीजन वाला सेशन है आप सैटरडे को पूछोगे, हम उसको फिर से क्लेरिफाई, रिवीजन वाले सेशन में उस पॉइंट को ले लेंगे। और जो है हमारे ख्याल से आपको ये पूरा आगे के जो है हम कल अब हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, कैसे बैंक प्रॉफिट कब कमाता है, इसका नेक्स्ट क्लास होगा। और इसी के साथ थैंक यू।